हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ सॉल्यूशन चैप्टर में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आदर्श एवं अनादर्श विलयन के बारे में। तो जानते हैं आज कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इसको जानने से पहले मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था वाष्प दाब और राउल्ट का नियम, है ना। बताया था कि वाष्प कैसे बनता है। तो लिक्विड को जब लिक्विड क्या होता है, इवोपरेट होता है, मतलब वाष्पित होकर के उसके ऊपर की ओर जाता है, फिर उसके सतह से टकरा करके लौटता है। तो क्या होता है, जो वाष्पन और संघनन की दर बराबर हो जाती है, तो उस अवस्था में जो उस लिक्विड के वेपर के द्वारा जो भी प्रेशर बनता है उस लिक्विड के ऊपर, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। फिर उसके बाद आया था राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है, बताया था कि किसी विलयन में प्रत्येक वाष्पशील पदार्थ का जो आंशिक दाब होता है वो उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। और उससे फॉर्मूला भी आया था PA=P0A × XA और PB=P0B × XB। फिर फाइनली टोटल प्रेशर जो निकाला था P total = PA + PB या P0A × XA + P0B × XB, जिसे डाल्टन्स लॉ भी बोलते थे। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि आदर्श और अनादर्श विलयन होता क्या है। ठीक है, इसको जानने के लिए, आदर्श और अनादर्श विलयन को जानने के लिए पहले हम इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे उसको पहले जानते हैं, तब इसको हम अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो जो टर्म्स यूज होगा वो पहले हम बता रहे हैं इसमें। ठीक है, कि क्या है, देखो क्या यूज होने वाला है इसमें। पहले क्या करते हैं, देखो पहले क्या करते हैं कि लेते हैं यहाँ पे दो कंटेनर लेते हैं, यानी कि मान लो एक में सॉलिड में ले लेते हैं, एक में सॉल्वेंट ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसको मिला देते हैं। मान लो कि ये दो कंटेनर है, एक में हम मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं कि प्योर लिक्विड ए हमने लिया। क्या लिया? प्योर लिक्विड ए। ठीक है, और इसमें हम ले लेते हैं प्योर लिक्विड बी। यानी कि इसमें बी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ओनली, और इसमें खाली ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अच्छा, मान लेते हैं ये जो कंटेनर है ना, इसका वॉल्यूम V1 है और इसका जो वॉल्यूम है क्या है, V2 है। इसका वॉल्यूम V2 और इसका वॉल्यूम V1 है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं। तो इन दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, दो सब्सटेंस को मिला रहे थे, क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ये एक सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो ए को मिला रहे हो, ए के मॉलिक्यूल्स को और बी के मॉलिक्यूल्स को, तो दोनों मिलेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा सॉल्यूशन में क्या बनेगा, ए बी करके बनेगा, इसे ये बनेगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, मान लेते इसका वॉल्यूम क्या है, VF। क्या है, VF, फाइनल वॉल्यूम है VF। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताना कि जो ए के मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि यहाँ पे ए और ए के बीच क्या था, ए और ए के खाली मॉलिक्यूल्स इसमें है। तो यानी ए क्या है अपना, मतलब सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ए के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपस में जुड़े हुए हैं और यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से देखो ए से और बी से मिल करके, ए और बी को जब मिलाया तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ए बी मतलब सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पे। तो ए, अब देखो इसका मॉलिक्यूल्स टूटा होगा और इसका मॉलिक्यूल्स टूटा होगा, तभी जाकर के ए भी बना होगा। ए का मॉलिक्यूल्स यानी कि ए के बीच का जो बॉन्ड्स है ना, ये जो बॉन्ड है ये जब टूटेगा और बी के बीच का जो बॉन्ड है ये जब टूटेगा, तब जाकर के बनेगा ए बी। तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके इंट्रैक्शन या इसके बॉन्ड जो है, इसके जो बंधन, ये इसके जो फोर्स है ए के बीच का, इसको फोर्स बोलो, इंट्रैक्शन। ये जो इंट्रैक्शन है इसके बीच का जो बंधन है, बॉन्ड है, इसको क्या करना होगा, हमें ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि तोड़ना पड़ेगा पहले। तो इसको तोड़ने के लिए क्या देना होगा, हमें हीट देना होगा। इसको तोड़ने के लिए हमें क्या देना होगा, एनर्जी देनी होगी ना। तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, इसको हीट देते हैं। तो क्या होगा, ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यानी अवशोषित करेगा। इसको तोड़ने के लिए हमें क्या देना होगा, हीट देना होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो हीट क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सेम यहाँ पे बी और बी, इसके इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, बी के इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, यानी कि इसके बॉन्ड को
इसके जो फोर्स है इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या देना होगा, हीट देना होगा। क्या देना होगा, हीट देना होगा। यानी कि ये हीट को, यानी ये जो टूटेगा कब, जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी हीट को अवशोषित करके ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हीट एब्जॉर्ब ये भी कर रहा है। अच्छा, अब देखो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ा, एनर्जी, और इसको भी तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ा। तब जाकर के इसका बॉन्ड टूटा, ए का बॉन्ड और बी का बॉन्ड, बीबी का बॉन्ड, और ए का बॉन्ड टूट करके और बीबी का बॉन्ड टूट करके यहाँ पे फाइनली क्या मिल रहा है, ए बी करके बन जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ए बी, क्या बन रहा है, ए बी। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे इसके टूटने में हीट क्या हो रहा है, देना पड़ रहा था। अब इसके बनने में हीट क्या होगा, रिलीज होगा। क्योंकि देखो ये दो बॉन्ड थे, ये दोनों क्या हो रहा है, मतलब इसको तोड़ना था तो पहले तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद ए का मॉलिक्यूल्स टूट गया और बीबी का मॉलिक्यूल्स टूट गया, और इधर क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। तो ए बी को बनने में क्या होगा, यहाँ पे हीट रिलीज होगी। यानी कि इसका जो इंटरेक्शन है, यानी कि बॉन्ड जो है, इसके बॉन्ड को फॉर्म होने में, मतलब बनने में, फॉर्मेशन में क्या होगा, हीट क्या होगा, रिलीज होगा। तो क्या याद रखना है कि हमें देखो पहले ए के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ए सब्सटेंस था, यहाँ पे बी सब्सटेंस था, हमने मिलाया ए बी को तो बन गया ए बी सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ए के इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए, यानी कि ए के बीच का जो फोर्स है उसको तोड़ने के लिए हमने यहाँ पे क्या दिया, हीट दिया। यानी कि इसने हीट को अवशोषित किया, फिर जाकर के ये ब्रेक हुआ। फिर बी के बॉन्ड को, यानी कि इसके बीच का जो इंटरेक्शन, इसको तोड़ने के लिए हमने क्या दिया, हीट दिया, और तब जाकर के ये ब्रेक हुआ। और यहाँ पे ए बी बना, तो ए बी के बनने में क्या हुआ, हीट रिलीज हुआ। तो अब इसमें बात इसमें क्या क्या बात याद रखनी है। देखो पहली बात, यानी कि पहली चीज़ याद रखनी है कि पहला तो ये है कि राउल्ट के नियम के बारे में, कि ये दोनों, यानी कि यहाँ पे जो इसका जो प्रेशर है और इसका जो प्रेशर है, और इसका जो ये लिक्विड है, तो इसका क्या, ये वेपराइज होगा, इवेपोराइज, ये लिक्विड है, तो ये क्या होगा, मतलब वाष्पित होगा। तो वाष्पित होगा तो इसका अपना प्रेशर बनेगा, इसका भी प्रेशर होगा। तो इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, दोनों का जो प्रेशर है उसको ऐड करने पे क्या, टोटल प्रेशर, ये जो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या बराबर होता है कि नहीं होता है, ये चेक करना है। तो ये इसके लिए हम क्या राउल्ट के नियम से चेक करेंगे। तो पहले हमें चेक करना होगा राउल्ट का नियम, मतलब जितना प्रेशर यहाँ पे बन रहा है और जितना प्रेशर यहाँ पे बन रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे उतना ही प्रेशर अगर यहाँ पे बन रहा है, तो ये राउल्ट के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। और जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसको बोलेंगे हम आदर्श विलयन। यानी कि यहाँ पे राउल्ट के नियम में ये चेक करना है कि जो टोटल प्रेशर आता है, ये पी ए या पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी के इक्वल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है टोटल प्रेशर जो। और ये जो टोटल प्रेशर है ना, ये हम कैसे, ये ऑब्जर्व करके, यानी कि एक्सपेरिमेंट से हम ऑब्जर्व करेंगे, और ये जो है इसको निकाला जाता है किसके द्वारा, राउल्ट के नियम से। ठीक है, तो हमें ये चेक करना होगा कि ये जो टोटल प्रेशर है, इसका जो विलयन का जो वाष्प दाब है, वो इन दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योग के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होगा तो वो आदर्श विलयन होगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो वो अनादर्श विलयन होगा। फिर अब बराबर नहीं होगा तो उसमें ये होगा कि या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, तो उसमें अनादर्श विलयन के भी टाइप्स आएंगे, तो उसको भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर दूसरी बात इसमें याद रखनी है कि अब देखो इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है, इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करने पे जो इसका वॉल्यूम आ रहा है, क्या तीनों, मतलब जो वॉल्यूम में परिवर्तन, जो आयतन में परिवर्तन है, वो क्या जीरो है या जीरो नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। तो इसमें क्या चेक करना है, आयतन में परिवर्तन, विलयन के आयतन में परिवर्तन। विलयन के आयतन में परिवर्तन, इसे भी चेक करना है। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, इसको भी चेक करना है। यानी कि इसको बोलेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम। ये जीरो आ रहा है
या फिर 0 के बराबर है या फिर 0 से कम है या 0 से ज़्यादा है। मीन्स मतलब इसका जो वॉल्यूम है क्या इन दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर आ रहा है या फिर कम आ रहा है, तो वो हमें चेक करना होगा। यानी कि यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम हमें चेक करना है वो कैसे चेक करेंगे, फाइनल वॉल्यूम में से इन दोनों के वॉल्यूम को क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी कि V1 प्लस V2 को अगर ये 0 हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम में चेंज अगर 0 हो जाएगा तो वो आदर्श विलयन होगा, और अगर वॉल्यूम में चेंज 0 नहीं होगा तो वो क्या होगा, अनादर्श विलयन होगा। ठीक है, तो ये भी चेक करना है कि ये 0 के बराबर होता है या फिर नहीं होता है। फिर तीसरी बात इसमें याद रखनी है कि उसको बोलते हैं एंथैल्पी में परिवर्तन, हीट में परिवर्तन। तो हीट में जो चेंज आएगा, मतलब ऊष्मा में जो परिवर्तन है, क्या वो बराबर से आ रहा है, यानी जितना इसको देखो, जितना इसको तोड़ने में हीट लग रहा है, जितना इसको तोड़ने में, इन दोनों को तोड़ने में जितना हीट लग रहा है, क्या उतना हीट इसको बनने में निकल रहा है। अगर ये इसके इन दोनों के टूटने में जो हीट लग रहा है और इसके बनने में जो हीट लग रहा है, अगर दोनों बराबर है तो वो क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। अगर बराबर नहीं है तो वो अनादर्श विलयन होगा। तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी में परिवर्तन। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी में परिवर्तन। तो एंथैल्पी में परिवर्तन, इसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तो इसे भी चेक करना है। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग। क्या लिखते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग। अब ये चेक करना है कि डेल्टा एच मिक्सिंग ये 0 के बराबर हाई या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करना। अगर 0 के बराबर होगा तो वो आदर्श विलयन होगा, अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो वो अनादर्श विलयन होगा। चौथी बात क्या याद रखनी है, वो याद ये रखनी है कि इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल, अणुओं के बीच का आकर्षण बल, बीच का आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो चेक करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि इसके बीच के, इसके जो A के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, B और B के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या ये उतना ही A और B के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर तीनों बराबर होगा तो, अगर तीनों देखो, अगर जितने दूर पर A के मॉलिक्यूल्स है उतने दूर पे अगर B के मॉलिक्यूल्स है और उतने ही दूर पे AB का मॉलिक्यूल्स है, तो तीनों का इंटरेक्शन क्या होगा, बराबर होगा। तो जहाँ पे अगर तीनों का बराबर होगा इंटरेक्शन, तो वहाँ पे हीट भी बराबर से रिलीज होगा, और जो वॉल्यूम में परिवर्तन आएगा वो भी, वॉल्यूम में जो चेंजमेंट आएगा वो भी बराबर से होगा। तो वो आदर्श विलयन के लिए होगा। तो यहाँ पे वही चेक करना है कि AA और BB, AA एवं B और B के बीच का इंटरेक्शन क्या बराबर है या फिर नहीं है, किसके, AB के इंटरेक्शन के, यानी कि AB के बीच का बल जो है, फोर्स, इसको चेक करना है। ठीक है, तो इन सभी ये जो जितने भी टर्म्स हैं, इन सभी से इन सबको क्या करना है, हमें डिफाइन करना है। इतने टर्म्स से इन सबको डिफाइन करना है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को। ठीक है, तो याद क्या क्या रखना है, एक बार तो राउल्ट का नियम, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसको आदर्श विलयन बोलेंगे, जो नहीं करेगा उसको अनादर्श विलयन बोलेंगे। विलयन के आयतन में परिवर्तन कैसे चेक करना है, तो जितने दूर पे आप देखो A के मॉलिक्यूल्स, A के बीच का जो इंटरेक्शन है और अगर B और B के बीच का जो इंटरेक्शन है, उतना ही अगर A और B के बीच का इंटरेक्शन होगा, तो उसमें क्या है, देखो जितने डिस्टेंस पे A के मॉलिक्यूल्स थे उतने डिस्टेंस पे BB के मॉलिक्यूल्स है, और उतने डिस्टेंस पे अगर AB के मॉलिक्यूल्स है तो उसमें वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना। तो वहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं आएगा, जिसके वजह से ये, यानी कि वॉल्यूम में परिवर्तन अगर 0 होगा तो उसको बोलेंगे आदर्श विलयन। अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे मान लो A के बीच का जो इंटरेक्शन है वो और B के बीच का जो इंटरेक्शन है वो या तो AB के इंटरेक्शन से ज़्यादा हो जा रहा है या कम हो जा रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, उसके वॉल्यूम में परिवर्तन आ जाएगा, तो वो फिर अनादर्श विलयन में पढ़ेंगे। फिर एंथैल्पी में भी ऐसा ही होगा कि इसके और इसके तोड़ने में जो भी हमने हीट दी है उस और इसके बनने में या तो हो सकता है हीट कम रिलीज हुआ हो या फिर हीट ज़्यादा रिलीज हुआ हो। अगर कम या ज़्यादा वाला होगा तो फिर वो अनादर्श विलयन होगा, अगर बराबर से रिलीज हुआ होगा तो वो आदर्श विलयन होगा। तो ये इन 4 बातों को याद रखनी है।
अब चलो अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। तो पहले जानते हैं आदर्श विलयन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन। तो आदर्श विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता हो उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ मैं। ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं का मतलब ताप एवं ताप हो गया, दाब हो गया, ये सब है ना, जो सभी सांद्रताओं यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ताप, दाब एक्सेट्रा। तो ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के पालन करता हो, राउल्ट के नियम का पालन करता हो, क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन कहलाता है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो हर एक मतलब ऑल कॉन्सेंट्रेशन पे, सभी कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, उसको क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखो, अब इसकी जो शर्तें हैं, इसकी आवश्यक शर्तें क्या क्या है? वही जो अभी हम बताए थे, वॉल्यूम में परिवर्तन वगैरह सब की जो आवश्यक शर्तें हैं। तो इसमें क्या है? इसकी आवश्यक शर्तें में पहला क्या है कि ये याद रखना है कि जो टोटल प्रेशर है विलयन का, टोटल दाब मतलब कुल दाब जो है विलयन का, वो बराबर होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए अब प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। मतलब विलयन का कुल दाब उसमें उपस्थित अवयवों के आंशिक दाब के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो पहला कंडीशन यही है, ये पहली कंडीशन है, यही है कि विलयन का कुल दाब उसमें उपस्थित अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो ये है पहला कि जो टोटल प्रेशर होगा, ये जो टोटल प्रेशर है ये कौन सा प्रेशर है? ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर है बाय एक्सपेरिमेंट। कहाँ से? ऑब्जर्व फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट से हम ऑब्जर्व करते हैं वो है। और ये जो है ये है कैलकुलेटेड, मतलब जो हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं किससे? बाय राउल्ट लॉ, राउल्ट के नियम से। बाय राउल्ट्स लॉ। तो ये तो जब टोटल विलयन का जो टोटल प्रेशर है हमने ये ऑब्जर्व किया, तो जो विलयन का टोटल प्रेशर है वो ऑब्जर्व करके देखा और उसके कैलकुलेट करके भी देखा फॉर्मूला से, राउल्ट के नियम से। तो जो उसमें उपस्थित जो अवयव है उसका कुल दाब और विलयन का कुल दाब क्या था? बराबर था। ठीक है, पहला ये। दूसरा ये था कि जो आयतन में परिवर्तन है, आयतन में परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। यानी कि इसमें आयतन में परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है, मतलब वॉल्यूम में चेंज होता ही नहीं है। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। तो ये कंडीशन किसका? आइडियल सॉल्यूशन का। तीसरा है
एक सेकेंड देख रहा आ रहा है कि नहीं। ठीक है। तो जो तीसरा है वो तीसरा है क्या, एंथैल्पी में परिवर्तन। क्या है, एंथैल्पी में, एंथैल्पी में, एंथैल्पी में परिवर्तन। तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो भी क्या होता है, इसमें शून्य होता है, यानी कि हीट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि यहाँ भी जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा वो भी क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, 0 होगा। तो इन सब का रीजन क्या है, यानी कि जो टोटल प्रेशर है विलयन का वो उसमें उपस्थित अवयवों के कुल दाब के योग के बराबर हो रहा है, वॉल्यूम में परिवर्तन 0 हो रहा है, एंथैल्पी में परिवर्तन 0 हो रहा है। तो इन सब का रीजन है वही कि ए मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन। रीजन क्या है, तो मैं यहाँ पे रीजन लिख दे रहा हूँ। जो रीजन है वो है कि ए और ए के बीच, ए और ए के बीच का, और एवं बी और बी के बीच का बंधन बोलो या बीच का फोर्स बोलो, बीच का इंटरेक्शन बोलो, बीच का इंटरेक्शन यानी कि फोर्स, वो क्या है, वो बराबर है किसके, ए और ए बी के बीच का जो इंटरेक्शन, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लिख देते हैं। ए और बी के बीच का, ए बी के बीच का फोर्स उसके बराबर है, इंटरेक्शन के बराबर है। ये रीजन है। मतलब क्या है, देखो रीजन क्या है कि इसमें किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वॉल्यूम में, ना ही एंथैल्पी में और ना ही टोटल प्रेशर में। तो रीजन यही है कि पहला तो ये ऐसे बता सकते हैं कि जितने दूर पर यानी कि जितने ए के बीच का इंटरेक्शन जितने दूर पे हैं उतने ही दूर पे बी और बी के बीच का इंटरेक्शन होगा, और उतने ही दूर पे ए और बी के बीच का इंटरेक्शन रहा होगा। यानी कि जितने डिस्टेंस पे, यानी कि जितना ए के बीच का इंटरेक्शन और बी के बीच का इंटरेक्शन और ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या है, समान होगा। जब समान रहेगा तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस ए और बी ने ऑक्यूपाई किया उतनी ही जगह ए बी ने ऑक्यूपाई किया, मतलब उतनी ही जगह ली। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, जितना ए का था उतना बी का है और उतना इधर ए बी का है। तो यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। तो पहला रीजन तो यही हो गया। टोटल प्रेशर में भी अब देखो, अब जब वॉल्यूम में ही चेंज नहीं आएगा, मतलब जो मॉलिक्यूल जितना डिस्टेंस पे पहले था उतने डिस्टेंस पे बाद में भी है, तो वहाँ पे प्रेशर में भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ना तो फोर्स में कोई चेंजमेंट ही नहीं है। जितना फोर्स पहले था उतना ही फोर्स अभी भी है, ए बी बनने के बाद भी। तो जब फोर्स में कोई चेंजमेंट नहीं आया तो यानी कि यहाँ पे प्रेशर में भी कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। इसीलिए जो टोटल प्रेशर होता है, जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होता है, वही कैलकुलेटेड प्रेशर के बराबर होता है। वॉल्यूम में भी परिवर्तन नहीं होता है, और एंथैल्पी यानी कि हीट, उसमें भी परिवर्तन 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ना तो मॉलिक्यूल्स ए के मॉलिक्यूल्स और बी के मॉलिक्यूल्स और ए बी के मॉलिक्यूल्स हैं, ना तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना तो बढ़ा और ना ही घटा। जितना पहले ए था उतनी दूर पे बी था और उतनी दूर पर ए बी बना है। तो इसलिए यहाँ पे हीट में भी कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। यानी कि जितना ए को तोड़ने में, ए और बी को तोड़ने में जितना हीट लगा उतना ही हीट ए और बी को बनने में क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो कारण यानी कि रीजन यही है। ठीक है, तो ये था आदर्श विलयन का। अब इसमें इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। अच्छा, ग्राफ भी देख लेते हैं इसका। ग्राफ क्या है देखो आदर्श विलयन में, तो इधर ले लेते हैं वाष्प दाब, वाई एक्सिस में क्या ले लेते हैं, वाष्प दाब। इधर वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, और इधर ले लेते हैं मोल अंश। क्या लेते हैं, इधर ले लेते हैं मोल अंश, यानी कि मोल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पर हम लेते हैं प्योर लिक्विड बी, यानी यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे प्योर लिक्विड शुद्ध द्रव्य क्या है, ए ले लेते हैं। तो प्योर लिक्विड बी और यहाँ पे प्योर लिक्विड ए। अच्छा, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर प्योर बी है तो बी का मोल फ्रैक्शन,
यहाँ पे कितना होगा और ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। चूंकि प्योर बी है तो यहाँ पे ए तो होगा नहीं, तो ए अगर नहीं होगा तो ए का मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। तो ए का मोल फ्रैक्शन 0 और बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1। चूंकि मोल फ्रैक्शनों का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 1। तो ए है नहीं इसमें मौजूद, तो ए का मोल फ्रैक्शन 0 होगा, बी का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। सेम यहाँ पे अब क्या है, देखो प्योर ए है, तो जब प्योर ए है तो इसका मतलब यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन तो 1 है, लेकिन बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है, 0 है। बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0 है, मोलंस 0 है। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए का मतलब बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, लेकिन बाद में हमने क्या किया, अब बी में ए को मिलाते जा रहे हैं। जैसे बी में ए को मिलाते जा रहे हैं तो इधर ए क्या हो रहा है, इधर ए बढ़ रहा है, इधर ए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पे आकर के मिलाते जा रहे हैं, यानी ए का जो वाष्प दाब है, ए का जो मोल अंश है बढ़ रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया, ए मतलब बी खत्म हो गया और ए का प्योर, फाइनली प्योर क्या बन गया, प्योर ए बन गया। तो जब प्योर लिक्विड ए बन गया तो यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन होगा, यानी ए का मोल फ्रैक्शन का मतलब ए का वाष्प दाब इस पर मैक्सिमम होगा, यानी इस पर बी का वाष्प दाब क्या होगा, बी का वाष्प दाब यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो जो इसका ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। देखो यहाँ पे बी का है तो बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा यहाँ पे, तो पी नॉट बी, और यहाँ पे ए है तो ए का यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। चूँकि यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे बी नहीं है तो ए है, तो ए का मोल फ्रैक्शन अगर है तो ए का ही वाष्प मतलब वाष्प दाब बनेगा, और यहाँ पे बी है तो बी का ही वाष्प दाब बनेगा। अब आगे बढ़ने पर, इधर आगे बढ़ने पर बी का मोल अंश घट रहा है लेकिन ए का मोल अंश बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे तो ए का मोल अंश 0 था, जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मोल अंश बढ़ रहा है, तो जब मोल अंश बढ़ेगा तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अब देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। क्योंकि राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलयन में वाष्पशील पदार्थ का जो आंशिक दाब होता है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी कि जितना ज़्यादा मोल अंश उतना ज़्यादा उसका वाष्प दाब। तो इधर जाने पर ए का मोल अंश बढ़ रहा है तो उसका वाष्प दाब भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे ए का मोल अंश 0 है तो यहाँ पे ए का वाष्प दाब भी क्या है, 0 है। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी का वाष्प दाब 0 है, लेकिन इधर आने पर बी का वाष्प दाब बढ़ रहा है, मतलब बी का मोल अंश बढ़ रहा है। तो जब बी का मोल अंश बढ़ेगा तो बी का वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बन गया। तो अब ये किसका है, ये पी बी है, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और ये क्या है, पी ए है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इसका ग्राफ है। और ये जो होगा ना, इसमें कोई एक ज़्यादा होगा, कोई एक ज़्यादा वोलेटाइल होगा, कोई कम होगा, यानी कि कोई ज़्यादा वाष्पित मतलब वाष्प का ज़्यादा वाष्पित होगा तो ज़्यादा उसका वाष्प दाब होगा, किसी का कम होगा। तो इसीलिए एक को ऊपर एक को नीचे कर दिया। और यहाँ पे क्या है, देखो ये जो है पी नॉट बी और पी नॉट ए को ऐड करके मतलब ये जो टोटल प्रेशर वाला है, तो पी टोटल कितना हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए अब प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये है किसका, आदर्श विलयन का ग्राफ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आदर्श विलयन का जो है वो मेथेनॉल और इथेनॉल, क्या है, मेथेनॉल और एथेनॉल, या मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, CH3OH एवं C2H5OH, ये क्या है, मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल, मेथेनॉल, इसको मेथेनॉल भी बोलते हैं, इसको इथाइल अल्कोहल, इसको एथेनॉल भी बोलते हैं। तो ये एथेनॉल है, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, जैसे बेंजीन और टॉलिन, जैसे दूसरा है बेंजीन और टॉलिन, क्या, बेंजीन और टॉलिन, टॉलिन, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 और टॉलिन का फार्मूला होता है C6H5CH3। मतलब क्या है ना, देखो इन सब में करीब करीब साइज जो करीब करीब साइज और नेचर, पोलर नेचर जो है वो सेम होना चाहिए। ये देखो ये दोनों सेम पोलर नेचर का, ये पोलर है, ये भी पोलर है, और दोनों का जो साइज है लगभग, इसका एक कार्बन, इसका एक 2 कार्बन है, इसमें एक कार्बन, इसमें 2 कार्बन है, तो लगभग क्या है, सेम है। तो नियरली सेम साइज का होना चाहिए।
तब जाकर के वॉल्यूम में जो परिवर्तन होगा ना वो लगभग 0 होगा। तो दोनों नियरली सेम साइज़ का होना चाहिए और नियरली क्या पोलर नेचर का होना चाहिए, सेम पोलर नेचर का होना चाहिए। जैसे देखो ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। जैसे तीसरा एग्जांपल इसी में ले लेंगे, इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड ले लो, C2H5Cl एवं C2H5Br। करीब करीब क्या है, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, ठीक है। ये क्लोरीन के जस्ट बाद ब्रोमीन आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, चूँकि साइज़ भी नियरली क्या है सेम है, चूँकि क्लोरीन के बाद हम आयोडीन नहीं ले सकते, फिर साइज़ में डिफरेंट हो जाएगा, तो फिर वो आदर्श विलयन का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो ये इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड। जैसे हम ले सकते हैं नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन एवं नॉर्मल हेप्टेन। ये भी करीब करीब क्या है सेम है साइज़ में, मतलब NC6 हेप्टेन का होगा C6H 6×12=2=14, तो C6H14 एवं इसका हो जाएगा C7H16। तो नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, ये भी क्या है आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है। तो लगभग क्या है साइज़ नियरली क्या है इसका सेम है, 6 कार्बन इसमें से 7 कार्बन, तो जस्ट बाद वाला लेना है। तो ये सब किसका एग्जांपल है, आदर्श विलयन का। तो ये था आदर्श विलयन। तो याद क्या रखना, आदर्श विलयन में कुछ नहीं, जो टोटल प्रेशर है वो उसमें उपस्थित अवयवों के आंशिक दाब जो भी प्रेशर है उसके योग के बराबर होता है। इसमें वॉल्यूम में जो परिवर्तन होता है वो 0 होता है, इसके एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होता है। रीजन क्या है, जो ए के बीच का इंटरेक्शन और बी और बी के बीच का इंटरेक्शन है उतने ही ए और बी के बीच का भी इंटरेक्शन है। मतलब जितना ए और बी को तोड़ने में जो भी हीट लगा होगा उतना ही ए बी को बनने में हीट रिलीज हुआ होगा, मतलब हीट में, इसीलिए हीट में भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये है आइडियल सॉल्यूशन। अब दूसरा जानते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो, उसको क्या बोलते हैं अनादर्श विलयन। फिर उसमें क्या होगा, अब उल्टा होगा, चूंकि अगर पालन नहीं करेगा, अगर ये बराबर नहीं होगा यानी कि सब 0 के बराबर नहीं होगा, तो या तो प्लस में होगा, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, तो उसमें भी अनादर्श विलयन के 2 टाइप्स आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब दूसरा है अनादर्श विलयन। क्या है, अनादर्श विलयन, इसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। तो ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहा जाता है। ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आप देखो अनादर्श विलयन में इसका जो इसकी जो कंडीशंस हैं, इसकी शर्तें, इसकी शर्तें क्या क्या है। देखो पहली शर्त है कि जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का उसमें उपस्थित अवयव के कुल दाब के योग के बराबर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे P0 A इंटू एक्स ए अब प्लस P0 B इंटू एक्स बी इसके बराबर नहीं होगा। अनादर्श है ना, आदर्श विलयन में क्या होता है वो सब कुछ का पालन करता था, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है।
यानी कि ये वाला पहला हो गया। उल्टा, जस्ट उसका उल्टा। दूसरी बात इसमें देखो, अब इसमें डायरेक्ट इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, आयतन परिवर्तन को हम डायरेक्ट लिखते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी कि ये भी क्या होगा यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होने वाला है। तीसरी बात कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, यानी कि ये क्या एंथैल्पी में परिवर्तन, तो एंथैल्पी में परिवर्तन भी 0 के बराबर नहीं होगा इसमें। टोटल प्रेशर जो हम ऑब्जर्व करके लाएंगे, ऑब्जर्व प्रेशर ये, और इधर जो कैलकुलेटेड प्रेशर है जो कि हम राउल्ट के नियम से फाइंड आउट करेंगे, वो दोनों बराबर नहीं है। दूसरी बात, जो वॉल्यूम में परिवर्तन, आयतन में जो परिवर्तन वो भी 0 नहीं है, और जो एंथैल्पी में परिवर्तन वो भी 0 नहीं है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच का, बी के बीच का और ए बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या हो गया होगा, चेंजमेंट आ गया होगा, जिसकी वजह से क्या है ये सब बदल गया। तो इसका जो रीज़न है, यहाँ पे हम रीज़न बता दे रहे हैं। रीज़न है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो अच्छा ये क्या है, देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जो विलियन का यहाँ पे विलियन का कुल दाब, उसमें उपस्थित अवयवों के कुल दाब के योग के बराबर, कुल दाब के योग के बराबर नहीं है, बराबर नहीं होता है। उसमें क्या था, बराबर होता था। राउल्ट्स मतलब आदर्श विलियन में PT = P0A प्लस P0A XA प्लस P0B इंटू XB था, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। विलियन का कुल दाब उसमें उपस्थित अवयवों के कुल दाब के योग के बराबर नहीं है। रीज़न क्या है? तो रीज़न है इसका कि जो A और A के बीच का जो आकर्षण बल है और B और B के बीच का जो आकर्षण बल है वो समान नहीं होगा। A और B के बीच का जो आकर्षण बल है उसके या तो बढ़ गया होगा या फिर घट गया होगा। मीन्स क्या है, A और A के बीच का जो इंटरेक्शन और B और B के बीच का जो इंटरेक्शन है, बताते ना, इसको तोड़ने के लिए इसको ब्रेक करोगे तब जाकर के A भी बनेगा। A और A को तोड़ोगे, B और B को तोड़ोगे तब जाकर के A भी बनेगा। तो इसमें ये हुआ होगा कि हम इसको क्या किया, जब इस A और A, अब मान लो कि इसको भी तोड़ा गया, इसको भी तोड़ा गया, तो हो सकता है A और A के बीच का इंटरेक्शन और B और B के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कमज़ोर होगा। किसके कंपेयर में? A और B के कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग बन गया होगा। या हो सकता है A और B और B के बीच का जो इंटरेक्शन है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो AB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर देखो, अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, A और B के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स पास आ गए होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स पास आ गए होंगे तो इसका जो ऑब्जर्व, मतलब जो इसका जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर, वो क्या हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स पास आ गए मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि बताए थे कि जो वेपर प्रेशर होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बताए थे ना कि जो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वाष्प दाब का। तो अब अगर कोई मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसके बीच का आकर्षण बल अगर बढ़ गया तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। अच्छा, जब आकर्षण बल अगर बढ़ जाएगा तो वो मॉलिक्यूल्स भी तो पास आ जाएंगे ना। जब मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा ना। पहले थोड़ा जो मॉलिक्यूल था वो दूर दूर था, ठीक है। बाद में क्या हो गया, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स पास आ गए, जिसकी वजह से उसका वाष्प दाब भी घट गया। साथ ही साथ वो उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो देखो वॉल्यूम या ज़्यादा होने का चांस क्या है, जब हो सकता है, ये भी हो सकता है, अभी ये भी हो सकता है कि अगर A और A के बीच का और B और B के बीच का जो फोर्स है वो ज़्यादा है, मतलब उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा है किसके बीच से, A और B से, यानी कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अगर इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर कम होगा, आकर्षण बल से कम होगा, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा कमज़ोर हो गया। जब कमज़ोर होगी इसके बॉन्ड तो ये दूर दूर हो जाएगा। अब जब दूर दूर हो जाएगा तो इसका, अब बताओ, अगर ये मॉलिक्यूल्स के बीच का अगर बॉन्ड कमज़ोर हो गया तो ये क्या है, दूर दूर हो गया। जब दूर दूर हो गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है, तो क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। चूँकि साइज देखो, जगह क्या है, बहुत जगह बढ़ गई, स्पेस बढ़ गई है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसका जो, अब चूँकि बॉन्ड कमज़ोर हो गया तो इसका वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें दो आने वाला है अब आदर्श विलयन में,
कि एक पॉजिटिव भी दिखाएगा, एक नेगेटिव दिखाएगा। एक पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाला अनदर सिविलियन, एक नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाला अनदर सिविलियन, 2 होगा। जब तो बात रीजन यही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच का, इसके बीच का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल, ए और ए के बीच का और बी और बी के बीच का आकर्षण बल, और इधर ए और बी के बीच का आकर्षण बल। अगर तीनों बराबर था तो आदर्श विलियन, अगर बराबर नहीं होगा तो अनादर्श विलियन। बराबर में 2 कंडीशन हो सकता है, या तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया होगा या इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया होगा। जब इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वास्तव भी कम हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, जब ये बढ़ जाएगा तो एनर्जी, ये जो हीट है, हीट भी क्या हो जाएगा, ये अगर बढ़ जाएगा तो हीट भी क्या हो जाएगा, तो उसमें भी क्या होगा, जब इसका मतलब ये बढ़ रहा है, इसके बनने में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो हीट इसमें क्या होगा, ज़्यादा रिलीज हो जाएगा। जब ज़्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी कि एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा 0 से कम हो जाएगा। तो अनादर सिविलियन 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, फिर एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनादर सिविलियन अनादर सिविलियन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर सिविलियन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर सिविलियन। ठीक है, और दूसरा है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलियन, करने वाला अनादर्श विलियन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो ये 2 टाइप्स का क्या होता है, अनादर्श विलियन, ठीक है। तो एक है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलियन, दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलियन। तो अब एक एक करके पढ़ते इन दोनों को, ठीक है। रीजन क्या है, अब इसमें वही, जब बराबर 0 के बराबर नहीं तो क्या होगा, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर ये सब ज़्यादा हो जाएगा तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलियन होगा, और अगर ये सब कम हो जाएगा तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलियन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं, अब एक एक करके पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसका पहला पढ़ते हैं, ऋणात्मक विचलन, चलो रहने दो, अब ऋणात्मक ही पढ़ लेते पहले। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलियन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो ये है पहला, तो इसके बारे में जानते हैं। देखो अब इसमें क्या होगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलियन में क्या होगा, ऐसा विलियन क्या होगा, ऐसा विलियन जिसका कुल दाब
जिसका कुल दाब उसमें उपस्थित अवयवों के उसमें उपस्थित घटक लिखो या अवयव लिखो, उसमें उपस्थित घटकों के आंशिक दाब के योग से आंशिक दाब के योग से कम हो जाए ऐसा विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन कहलाता है। यह है क्या, अनादर्श मतलब नेगेटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब इसमें क्या देखो, अनादर्श विलयन में क्या है, ऐसा विलयन जिसका कुल दाब, विलयन का जो कुल दाब है उसमें उपस्थित घटकों के आंशिक दाब के योग से क्या हो जाए, कम हो जाएगा, तो वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होगा। मीन्स यहाँ पे इसकी जो शर्तें हैं उसमें पहला वही है कि जो टोटल प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा, किससे, उसमें उपस्थित घटक जो है उसके आंशिक दाब के, P0 A इंटू एक्स ए प्लस P0 B इंटू एक्स बी के। मतलब ये जो हमने ऑब्जर्व किया ये प्रेशर बाय एक्सपेरिमेंटली जो हमने ऑब्जर्व किया ये प्रेशर, और जो हमने कैलकुलेट किया राउल्ट के नियम से ये प्रेशर, तो जो हमने राउल्ट के नियम से जो कैलकुलेट किया था वो ज़्यादा आ रहा था ऑब्जर्व प्रेशर से। ऑब्जर्व प्रेशर से कैलकुलेटेड प्रेशर जो राउल्ट के लॉ से हमने कैलकुलेट किया था वो क्या आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था। तो ये अच्छा, दूसरी बात कि जो चेंज इन वॉल्यूम मतलब आयतन में जो परिवर्तन था डेल्टा वी मिक्सिंग वो जीरो से क्या आ रहा था, कम आ रहा था। वो जीरो से क्या आ रहा था, कम आ रहा था। फिर तीसरा डेल्टा एच मिक्सिंग यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन वो भी जीरो से क्या आ रहा था, कम आ रहा था। राउल्ट के नियम में जीरो था। अब आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में क्या, जीरो के बराबर तो नहीं है, जीरो से कम या ज़्यादा होगा। तो जितना भी कम आ रही है सब ये किस में आता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले में। अच्छा, अब इसका रीजन क्या है, देखो रीजन समझ लो। अब जो टोटल प्रेशर है ये इससे कम आ गया, मीन्स क्या है इसका मतलब, जो कैलकुलेटेड प्रेशर था राउल्ट के लॉ से हमने जो फाइंड किया उससे ऑब्जर्व जो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, तो एक्सपेरिमेंटली जो प्रेशर आया वो कैलकुलेटेड प्रेशर से क्या आ रहा था, ओवरऑल कम आ रहा था। क्या आ रहा था, कम आ रहा था। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है कि अब देखो जो ए और ए के बीच का फोर्स है और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल। रीजन क्या है, आकर्षण बल। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच का एवं बी और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया होगा, वो कम हो गया होगा किसके, ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। क्या है ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही रीजन है। इसके वजह से क्या हो गया, जो टोटल प्रेशर था ऑब्जर्व वो कम आ रहा था, और वॉल्यूम में जो परिवर्तन है वो भी जीरो से कम आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, जीरो से कम आ रहा था, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या आ रहा था, जीरो से कम आ रहा था। तो ये इसका मतलब हुआ। अब देखो इसमें समझो क्या हुआ, ओवरऑल क्या है, इसका जो इंटरेक्शन है ए और ए के बीच का और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कम आ गया, किससे, ए और बी के बीच के इंटरेक्शन से। मतलब इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, इसका अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया मतलब इसके मॉलिक्यूल्स क्या आ गए, पास आ गए। अगर इसके ए और ए के बीच का जो इंटरेक्शन था और बी के बीच का जो इंटरेक्शन था
उससे ज़्यादा आगे इंटरेक्शन किसके, ए और बी के बीच का इंटरेक्शन है, मतलब ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। जब इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या आ गए, पास आ गए। जब मॉलिक्यूल्स पास आ गए तो अब बताओ इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से मॉलिक्यूल्स पास आए, जब पास आ गए तो इसका जो इसका जो वाष्पन दर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स रहेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना कम वेपर बनाएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जो सॉल्यूशन बना ए बी, उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो उसके वजह से उसका वाष्प दाब, जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो क्या हो गया, कैलकुलेटेड प्रेशर से क्या आ गया, कम आ गया। दूसरी बात कि अब देखो चूंकि मॉलिक्यूल्स पास आ गए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसीलिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो गया, 0 से कम। तीसरी बात कि जो अब देखो जब मॉलिक्यूल्स पास आएंगे यानी कि ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इसका मतलब यहाँ पे हीट जो है वो ज़्यादा रिलीज हुआ होगा इसके बनने में, क्योंकि ए और बी को टूटने में, ए और बी को टूटने में जो भी हीट, जितनी हीट लगी होगी उससे ज़्यादा ए और बी को बनने में हीट क्या, उससे ज़्यादा क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा, उससे ज़्यादा क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा। यानी कि इसके बनने में इन दोनों के टूटने से ज़्यादा हीट क्या हो गया, रिलीज हुआ होगा। तो हीट का रिलीज होना क्या होता है, हीट का उत्सर्जित होना होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। तो ये रीजन है इसका अनादर्स विलियन में नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले विलियन का, कि ओवरऑल इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स पास आए तो पास आने पे इसके बीच का जो मतलब इसके बनने में हीट जो है वो ज़्यादा रिलीज हुई होगी इसके कंपेयर में, इसलिए इसका जो डेल्टा एच मिक्सिंग आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो जो इसका ग्राफ होगा ना, तो इसको हम मिटा देते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। अब इसका जो ग्राफ होगा देखो, अब यहाँ पे इधर मोल अंश ले लेते हैं, इधर वाष्प दाब, इधर वाई एक्सिस पे वाष्प दाब। अब क्या होगा, यहाँ पे हम प्योर बी मान लेते हैं, यहाँ प्योर लिक्विड क्या है, बी है, और यहाँ पे प्योर लिक्विड ए है। तो अब यहाँ पे अगर प्योर बी है तो यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन तो 0 होगा, ए का मोल फ्रैक्शन 0 होगा, लेकिन बी का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। प्योर बी है तो यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0 होगा, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अच्छा, अब उसके बाद इधर देखो, यहाँ पे प्योर ए है, तो जब प्योर ए है तो यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन 1 होगा, और बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें बी है ही नहीं। जब बी नहीं है तो बी का मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे अगर बी का मोल फ्रैक्शन 1 है और ए का 0 है तो यहाँ पे खाली किसका वेपर प्रेशर बनेगा, बी का बनेगा, और यहाँ पे किसका बनेगा, खाली ए का बनेगा, जो पिछले मतलब इससे पहले जो आदर्श विलियन ने बनाए थे वही ग्राफ बनेगा पहले। तो आगे क्या हुआ देखो, इसमें बी में हमने क्या किया, ए को मिलाते गया तो ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ते गया, और बी का इधर देखो ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ते गया और ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। और यहाँ पे ओवरऑल मिलाते यहाँ पे ए मैक्सिमम हो गया, यानी कि ए शुद्ध ए बन गया और बी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, तो यहाँ पे ए का वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्टेप से बनेगा। पहले मान लो यहाँ पे पी नॉट बी है ये, और यहाँ पे पी नॉट ए है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे ये किसका, आदर्श विलियन का। ये क्या है, ये आदर्श विलियन का था, उसमें क्या था, ये क्या था, ये था पी बी का है ना, और ये किसका, पी ए का, और ये क्या था, पी टोटल। लेकिन अब ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला। तो इसमें जो नेगेटिव डेविएशन है, जो पी टोटल है वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी से क्या है, कम है, इससे क्या है, कम है टोटल प्रेशर। ओवरऑल पी ए जो है वो भी पी नॉट ए इंटू एक्स ए से क्या है, कम है, और पी बी जो है वो भी पी नॉट ए इंटू
पी नॉट बी इंटू एक्स बी से क्या है, कम है। ये सब क्या है, ऑब्जर्व, ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंटली जो हमने ऑब्जर्व किया वो प्रेशर है, और ये क्या है, ये कैलकुलेटेड प्रेशर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये तो अब ये किसका है, ये पी ए का है, ये किसका है, मतलब इसका पी नॉट ए इंटू एक्स ए का है। ये जब पी नॉट ए इंटू एक्स ए का है, अब पी ए का जो ग्राफ है वो उससे पी नॉट ए इंटू एक्स ए से क्या है, कम है। पी ए का जो है वो क्या है, पी ए कम बन रहा है, तो यानी कि जो पी नॉट ए एक्स ए का ये है उससे कम होगा, यानी कि इसका जो नेगेटिव वाले में क्या होगा, इसके थोड़ा सा ऐसे ग्राफ बनेगा नीचे करके। सेम यहाँ पे पी बी में भी ऐसा ही होगा, जो उसका था एक्चुअल में पी नॉट बी इंटू एक्स बी का वो ये ग्राफ था, लेकिन पी बी का जो ग्राफ होगा वो ये होगा, ठीक है। और जो पी टोटल का होगा ओवरऑल वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर गया, तो ये हो गया। तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला, यानी कि ये क्या है, पी टी है जो लेस देन है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी का, और ये वही है किसका, ये पी बी का है ना, जो कि लेस देन है किससे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी का, और ये किसका है, पी ए का, पी नॉट ए इंटू एक्स ए का। तो ये किसका ग्राफ है, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला अनादर्श विलयन का। सिंपल है, देखो ये एक्चुअल जो आदर्श मतलब जो आइडियल सॉल्यूशन का था, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ जाएगा, सबका ग्राफ क्या है, नीचे नीचे जाएगा। बस ये इतनी याद रखनी है, इतनी सी याद रखनी है बात, इतनी सी बात याद रखनी है। अब उसके बाद इसका हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल में क्या है, देखो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरोफॉर्म, क्या है, क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, और एसीटोन का होता है CH3COCH3। तो ये एसीटोन, इसमें क्या होता है, देखो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C 3 क्लोरीन है इसमें, और ये हाइड्रोजन है। इधर क्या है, इसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। इसमें होता क्या है, देखो जो क्लोरीन होता है ना, जो क्लोरीन होता है वो बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है इसके, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है क्लोरीन की, तो ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो इस पर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है आंशिक रूप से। तो अब ये पॉजिटिव बन गया, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, किसके इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो ओवरऑल ये फिर से पार्शियली पॉजिटिव बन गया, तो इसको अब क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या करता है, जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेता है। कौन सा बॉन्ड, इसको दे करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या हो गया, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो पहले कमजोर था, पहले वीक वान डेर वाल्स फोर्स था दोनों के बीच। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ गया, मतलब दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, हीट एनर्जी जो वो ज़्यादा रिलीज होगा, हीट एनर्जी, और उसके बाद जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका और भी एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग जो भी ग्रुप है वो ले सकते हैं। क्लोरोफॉर्म का CHCl3 का किसके साथ ले सकते हैं, CH3NH2 के साथ ले सकते हैं, ये हो जाएगा। या फिर हम ले सकते हैं जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, इसका हम ले सकते हैं वाटर के साथ, HCl का हम ले सकते हैं वाटर के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद HI का हम ले सकते हैं वाटर के साथ। तो ये सब एग्जाम्पल है किसका, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला अनादर्श विलयन का। अब इसका क्या है, दूसरा देखो, अब इसका पॉजिटिव डेविएशन वाला हम देखते हैं। दूसरा क्या है, इसका धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, क्या, पॉजिटिव डेविएशन। तो अब इसमें क्या है, देखो इसका जो ग्राफ बनेगा, अच्छा पहले इसमें क्या होगा, जो ऐसा विलयन जिसका कुल दाब उसमें उपस्थित
ऐसा विलयन जिसका कुल दाब उसमें उपस्थित घटकों के या अवयवों के घटकों के आंशिक दाब के योग से अधिक हो जाए या ज़्यादा हो जाए ऐसा विलयन क्या कहलाता है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन कहलाता है। ये है इसमें क्या, जो इसमें क्या होगा, जो टोटल प्रेशर होगा ना, जो ऑब्जर्व टोटल प्रेशर होगा वो उसमें उपस्थित पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी से क्या होगा? ज़्यादा होगा। पहला ये। दूसरा रीजन इसका क्या है? वही फिर आयतन में परिवर्तन, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है। तीसरा क्या होगा? डेल्टा एच मिक्सिंग, एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा वो भी 0 से क्या होगा? ज़्यादा। सब पॉजिटिव, उसमें सब नेगेटिव था, सब 0 से कम था, इसमें सब 0 से ज़्यादा होगा। यानी कि आयतन में परिवर्तन 0 से ज़्यादा और एंथैल्पी में परिवर्तन भी 0 से ज़्यादा। और जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा ये इसके कैलकुलेटेड प्रेशर से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अब इसका जो रीज़न है, इसका रीज़न वही सिंपल है बस। उसमें क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए बी के बीच का क्या हो गया था? बढ़ गया था। अब यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट रीजन बताते हैं। इसका रीजन क्या है? देखो कि जो ए और ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल, ए और ए के बीच का और बी के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा। किसके? ए और बी के बीच के इंट्रैक्शन से। यानी कि इस बार क्या है? इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है? स्ट्रॉन्ग है। यानी कि ये क्या हो गया? वीक पड़ गया। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इसका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इसका? वीकर है। ठीक है। तो अब क्या है? देखो, अब जब वीकर हो जाएगा तो अब सोचो कि अगर इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कमज़ोर पड़ जाए तो ये मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे ना। जब ये मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कमज़ोर हो जाएगा तो याद करो मैंने बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वाष्प दाब के। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का आकर्षण बल क्या हो जाए? कम हो जाए तो उसके बीच उस मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा? वाष्प दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। क्योंकि वाष्प दाब उसके बीच के आकर्षण बल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? देखो, कमज़ोर हो गया बॉन्ड। क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। तो बॉन्ड के कमज़ोर होने से इसका जो दाब हो गया, वाष्प दाब हो गया, वो बढ़ गया। अच्छा, जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर चले गए। जब मॉलिक्यूल्स दूर चले गए तो इसका आयतन भी क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब है कि आयतन क्या हो गया? 0 से ज़्यादा हो गया। आयतन में परिवर्तन 0 से ज़्यादा हो गया। और हीट जो है, देखो अब चूँकि इसके तोड़ने में है ना, ए और बी को ब्रेक करने में जितनी ज़्यादा हीट लगी होगी ना, उतनी ज़्यादा हीट ए और बी को बनने में रिलीज नहीं हुई होगी। इसलिए बताते कि हीट का रिलीज होना मतलब नेगेटिव शो करना। यहाँ पे ए और बी को बनने में जो हीट रिलीज हुआ होगा वो इन दोनों के तोड़ने में जितना हीट लगा होगा उससे कम लगा है। बस यही रीज़न है। क्योंकि ये कमज़ोर बन रहा है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा हीट भी नहीं चाहिए रिलीज होने के लिए, आसानी से मतलब कम हीट रिलीज किया। तो ओवरऑल क्या हो गया? डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब क्या कहते हैं? एंथैल्पी में परिवर्तन भी क्या हो गया? 0 से ज़्यादा हो गया इसमें। ठीक है। तो अब क्या देखो, इसका जो ग्राफ है, ग्राफ बस नेगेटिव में नीचे था, इसमें ऊपर होगा। बस ऐसे भी सोच सकते हो आप। तो इसका जो क्या होगा, इधर हम लेते प्योर बी ले लेते हैं, इधर प्योर ए ले लेते हैं। ठीक है। इधर मोल अंश ले लेते हैं, क्या मोल अंश इधर, और इधर वाष्प दाब, इधर वाष्प दाब। तो इधर वाष्प दाब है, इधर मोल अंश है। अब क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर प्योर बी है तो यहाँ पे बी का मोल अंश 1 होगा और ए का मोल अंश 0 होगा।
सेम यहाँ पे प्योर ए है तो यहाँ पे ए का मोल अंश तो 1 होगा, लेकिन बी का मोल अंश क्या होगा 0 होगा। तो अगर ए का मोल अंश 1 है तो यहाँ इसका वाष्प दाब भी क्या होगा मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे बी का वाष्प दाब मैक्सिमम होगा। तो हम क्या करते हैं एक को ज़्यादा एक को कम मान लेते हैं। यहाँ पे पी नॉट बी है और यहाँ पे पी नॉट ए है। तो अब क्या होगा देखो, फिर से पहले राउल्ट का नियम वाला जो आदर्श विलयन वाला ग्राफ उसको बना देना है। तो इसका ये ग्राफ है और इसका ये ग्राफ है, ठीक है। और ये किसका आदर्श विलयन का, किसका है आदर्श विलयन का। हमें बनाना किसका है पॉजिटिव डेविएशन वाला, जो टोटल प्रेशर है वो ज़्यादा आ गया मीन्स, और जो पी ए जो है पी नॉट ए इंटू एक्स ए से ज़्यादा आ गया, मतलब इसका जो है ग्राफ ऐसा बनेगा ऊपर से, पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर से और नेगेटिव डेविएशन में नीचे से बनता है। बस ये इसका ग्राफ है। ये पी टोटल है जो कि पी नॉट ए इंटू एक्स ए और प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी से क्या ज़्यादा है। बस ये है इसका ग्राफ, ठीक है। अब इसमें क्या देखो, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जो इसका एग्जांपल है वो एग्जांपल है पहला कि मेथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं CH3OH एवं बेंजीन, क्या है बेंजीन C6H6। ये क्या है, ये है बेंजीन, ये क्या है बेंजीन, ये क्या है मिथाइल अल्कोहल, ये क्या है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका एग्जांपल दूसरा ले सकते हैं। एक लेना है क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, एक लेना है एक वंडरवॉल फोर्स वाला, एक पोलर लेना है एक नॉन पोलर लेना। एक इसका इथाइल अल्कोहल, जैसे इसका ले सकते हैं हम इथाइल अल्कोहल C2H5OH और ले लेते हैं टॉलिन एवं टॉलिन। टॉलिन का फॉर्मूला था C6H5CH3। तो ये इथाइल अल्कोहल और इधर क्या है टॉलिन। यहाँ हम ले सकते हैं वाटर H2O एवं बेंजीन C6H6। हम ले सकते हैं यहाँ पे वाटर एवं टॉलिन C6H5CH3। तो ये किसका एग्जाम्पल है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का। तो ये था हमारा आज का आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में लेक्चर, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।